साथियों नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान मैं पहले से पढ़ा रहा हूं। मैं अलग अलग विषय अलग अलग पढ़ा रहा हूं। तो आप भारतीय संविधान में अभी तक अनुच्छेद के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बाद आप लोग पढ़ चुके हैं संविधान की प्रस्तावना, उसकी विशेषताएं, कैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसको आपने पढ़ा। चलिए हम लोग अब संविधान के अंतर्गत आते हैं और संविधान में हर एक भाग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्रयास करेंगे क्लास ज्यादा लंबा न हो, छोटा छोटा वीडियो करेंगे ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो, क्लास में सुविधा हो। चलिए हम लोग आज देखते हैं संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें संघ एवं उसके क्षेत्र की चर्चा मिलती है। तो हम लोग आज देखेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र। तो संघ एवं इसका क्षेत्र देखेंगे तो हम लोग जब संविधान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जो मिलता है सुनने के लिए वो होता है राज्यों का संघ। हम लोग जो पढ़ने के लिए सबसे पहले मिलता है राज्यों का संघ, लेकिन हम लोग अभी जो देख रहे हैं संघ और उसके क्षेत्र। जैसे हम संघ और उसके क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे बात नहीं कर, संघ मतलब होता है कि ये हम देश भारत देश की बात कर रहे हैं और संघ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे भूभाग हैं और वो सब मिला करके एक संघ का निर्माण होता है। तो हम लोग आज इसे ही देखने वाले हैं जो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 में हमें अध्ययन करने के लिए मिलता है। हम लोगों को भारतीय संविधान वैसे भी पढ़ना चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बातें समझ में आएंगी कि भारतीय संविधान कितना बढ़िया है और किस दृष्टिकोण में, क्योंकि हर भारतीय को अपने संविधान की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग भारतीय संविधान देख रहे हैं। जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको लिए भी, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए लाभप्रद है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत। इंडिया सबसे पहले जो आता है इंडिया यानी भारत। पहले कहा जाता है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। कहा जाएगा कि इंडिया यानी भारत यह राज्यों का समूह नहीं होगा, राज्यों का समूह नहीं इसे कहा जाएगा, बल्कि राज्यों का संघ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राज्यों का संघ। यह सभी राज्य मिल करके वो अलग समूह क्या होता है कि राज्य अलग अलग होते हैं और उनका एक एसोसिएशन होता है, एक संघ होता है और वो बन के आते हैं कि राज्यों का समूह। लेकिन नहीं, भारत अपने आप में एक बृहद है और उसमें जो राज्य है वो उस एक जगह जुड़े हुए हैं और एक साथ शामिल हैं और वह संघ के अधीन है। यहाँ ये बातें आती हैं। तो यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है। एक, देश का नाम। पहले आता है देश का नाम, क्योंकि अभी एक विवाद चल रहा है और बहुत लंबे समय तक चला। जैसे ही अभी चुनावी राजनीति शुरू हुई थी लोकसभा वाली, जो कि अब रिजल्ट तो आ गया है, सरकारें भी बन गई हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक गठबंधन ने अपना नाम ऐसे शब्दों को जोड़ करके रखा जिसका मतलब निकल जाता है इंडिया। अब जैसे ही नाम उसका इंडिया निकला, बीजेपी वालों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंडिया मुजाहिदीन, मतलब बहुत सारी बातें निकल करके आ गई। इसलिए भारत सही है, इंडिया सही नहीं है। हम इस विवाद पे नहीं जा रहे हैं, वो एक राजनीतिक स्टंट था, उसके अलावा कुछ नहीं था। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारे संविधान में है, जो संविधान हमारा कहता है। तो सबसे पहले कहा गया कि इंडिया यानी भारत, तो यानी कि इंडिया यानी भारत यानी कि दोनों नाम से इसे जाना जाएगा। जो संघ है हमारा उसे हम इंडिया या भारत दोनों नाम से जानेंगे
और इंडिया यानी भारत, मतलब दोनों एक ही हैं। कहा गया कि यह राज्यों का समूह नहीं होगा, बहुत सारे राज्यों का समूह नहीं, बल्कि ये राज्यों का संघ होगा। राज्य एक साथ उसमें शामिल होंगे और राज्यों पे जो राज्य है उससे पूरी तरह से उसके अंदर के राज्य हैं, न कि राज्य अलग अलग है, एक समूह है, बल्कि जो राज्य है वो उसी के अंश हैं, उसी के अंग हैं। इसमें दो बातें निकल कर, एक कि देश का नाम और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। तो क्या होगा, ये राज्यों का संघ होगा, ये बातें निकल करके आती हैं। फिर आता है कि संविधान सभा में देश के नाम को लेकर के किसी तरह का कोई मैटेक नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दिया कि इसके जो परंपरागत नाम भारत है उसको रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम जो इंडिया पड़ा था उसकी वकालत कुछ लोगों ने की, कहा कि नहीं नहीं ये इंडिया ठीक रहेगा। इसी तरह संविधान सभा ने दोनों स्वीकार कर लिया, जो हमारी संविधान सभा थी उसने दोनों स्वीकार किया और कहा कि इंडिया जो कि भारत है इसे हम लोग मानेंगे अनुच्छेद 1 में कि इंडिया यानी भारत। इसीलिए ये बात हमें हमारे संविधान में ये बातें मिलती हैं। दूसरे देशों को संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो कि संविधान के रचयिता मुख्य रूप से माना जाता है, इनके अनुसार राज्यों का संघ उक्त संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। जो राज्यों का संघ जो बोला गया है, अंबेडकर जी ने इसलिए कहा कि एक पहला कारण यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्य अलग अलग थे और मिल करके एक देश का निर्माण करे, ये बात नहीं थे। पहले भी हमारा भारत एक था, उसमें अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे और आज भी है। तो इसी कारण से डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को कहा। इसके दो कारण है। पहला यह कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ में है, और दो राज्यों को संघ से विभक्त करने का कोई अधिकार भी नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है और जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है, और इसके अलावा हमारा देश अलग अलग नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को हमें स्पष्ट किया। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर देखेंगे तो 3 श्रेणियां हमें मिलती हैं। पहली श्रेणी मिलती है राज्यों के क्षेत्र, दूसरी श्रेणी हमें मिलती है संघ क्षेत्र, और तीसरी श्रेणी हमें मिलती है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जिसे किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण किया जा सकता है। यानी कि एक तो राज्यों का क्षेत्र होगा, हमारे बहुत सारे राज्य हैं और वो राज्यों के भूभाग होंगे। दूसरे संघ के क्षेत्र होंगे जो उन भूभागों पे संघ का भी अधिकार होगा, राज्यों के अधिकार होगा। प्रशासनिक, यहाँ क्षेत्र का मतलब यहां मतलब प्रशासनिक कार्य से है, प्रशासनिक कार्य से। तो राज्यों का अपना प्रशासन होगा, संघ के अपने प्रशासन होंगे, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति होंगे, मंत्रिमंडल होगा, उनके अपने पदाधिकारी होंगे। राज्यों में राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनके प्रशासनिक प्रक्रियाएं होंगी। इसके अलावा मतलब ये राज्य हो गए, वो जो राज्य हैं, और एक संघ हो गए। तीसरे वैसे भूभाग जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे या अधिग्रहण किए जाएंगे, तो वो भारत का भूभाग होगा, वो भी उसे भी हम लोग राज्यों का संघ मानेंगे।
जब हम लोग बात करते हैं राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के, तो राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 29 एवं 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर, जो कि जम्मू कश्मीर भी अब उसमें छोड़कर था, जो अभी शामिल हो चुका है हमारे राज्यों में, समान रूप से लागू अब कर दिए गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। अब जैसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अब मूल राज्य हो गया। इसके लिए संविधान के भाग 21 में इसके अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध शामिल हैं। जब मैं आपको पहले भाग पढ़ा रहा था तो 12वें भाग में हमने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन काफी संक्षेप में हमने बात किया था। हम लोग इसको विस्तृत तरीके से देखने वाले हैं, हर एक भाग, हर एक अनुच्छेद को। तो भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध शामिल गए थे, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक ये शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। जो क्षेत्र जो है वो जनजातीय क्षेत्र के रूप में हम लोग जिसे जानते हैं। ऐसा हमें अध्ययन करने से प्राप्त होता है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल हैं। एक्चुअली फोन आ गया था, सब इसी में। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक समेटे हुए हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र, वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिकृत किया जा सकता है या शामिल हैं, वो क्षेत्र उसमें आते हैं। संघीय राज्य व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं। राज्य क्या है? संघ के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। तो हमारे यहां जब शक्तियों के बंटवारे की बात आती है तो हम लोग 3 प्रकार से शक्तियों को देखते हैं। एक देखते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, दूसरा देखते हैं संघ सूची के अंतर्गत, तीसरा देखते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। राज्य सूची में जो शक्तियां किसको मिलती हैं? राज्य सूची की शक्तियां वैसे लिस्टेड कार्य क्षेत्र जो राज्य का अधिकार होता है, इस पे राज्य के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। संघ वाले में क्या होता है कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र होते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र एवं राज्य दोनों के अधिकार एवं नियम होते हैं। दोनों मिलकर के नियम बनाएंगे, आप दोनों मिलकर के संचालन करेंगे। दोनों के उसमें रेशियो का बंटवारा होता है, वो अलग अलग विभागों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिशत है। लेकिन ये रखें कि राज्य सूची के अंतर्गत वो आएंगे, जो शक्तियां राज्य के पास होंगी, संघ सूची के अंतर्गत शक्तियां केंद्र के पास होंगी, और समवर्ती सूची में शक्तियां दोनों के पास होंगी। आप दोनों मिल करके इसे करेंगे।
तो दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। जिसे हम लोग ऐसे कुछ राज्य जिसे केंद्र शासित राज्य बोलते हैं, जो केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य में क्या होता है कि इसमें केंद्र की शक्तियां चलती हैं, केंद्र की शक्ति होती है, इसमें केंद्र का इसमें प्रशासन होता है। जैसे हम लोग जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बात संप्रभुता की कर रहे थे। बात है कि भारत एक संप्रभु देश है या संप्रभु राज्य है, तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे संधि के अनुसार जो संधि किसी देश से हो रहा है, और खरीद, उपहार, लीज, व्यवसाय, ऐसे सभी जो अभी तक किसी भी मान्य शासक के अधिकृत न किया गया हो, वैसे कार्य जो है वो केंद्र शासित जो केंद्र के अधीन वो कार्य आते हैं, जो विदेश मामले उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया था, जैसे दादर नागर हवेली, गोवा, दमन एवं द्वीप, पुदुचेरी एवं सिक्किम। ये जो हमारे क्षेत्र हैं, ये भारत के अपने राज्य नहीं थे, बल्कि इसे अधिग्रहण किया गया था भारत सरकार द्वारा। असमय से अधिग्रहण कर लिया गया था। पाकिस्तान भी चाह रहा था कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण कर ले, लेकिन भारत ने ससमय उसे अधिग्रहण कर लिया। तो ये जो क्षेत्र हैं वो अधिग्रहित क्षेत्र है, भारत के अधिग्रहण किया गया है। तो हमें ये सभी बातें अनुच्छेद 1 में पढ़ने के लिए मिलती हैं। अब हम लोग अगर अनुच्छेद 2 देखें, तो अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। यह कहां किया गया है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में देखिए, अनुसूची अनुच्छेद याद रखिएगा, हम अनु लिख रहे हैं, यहां पे बात में अनुच्छेद की कर रहा हूं। जब अनुसूची मैंने पढ़ाया था तो अनुसूची की बात मैंने की थी, यहां अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है। संसद को क्या शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, कौन ठीक समझे? केंद्र ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। वो चाहेगी कि संघ में नए राज्य शामिल हों। ये शक्ति किसके पास होगी? संघ के पास होगी। और नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। ये अधिकार क्षेत्र किनका था? क्या बिहार के अधिकार क्षेत्र में था कि झारखंड को अलग कर दे? क्या मध्य प्रदेश को था कि छत्तीसगढ़ को अलग कर दे? या उत्तर प्रदेश को था कि उत्तराखंड को अलग कर दे? नहीं, ये अधिकार क्षेत्र था केंद्र के पास। और केंद्र ने उस समय इन राज्यों की स्थापना की, नए राज्य बनाए गए। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्ति प्रदान करता है। 2 कौन कौन शक्तियां प्रदान करती हैं? पहली शक्ति, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे।
भारत के संघ में शामिल करें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, दादर नागर हवेली सिक्किम पुदुचेरी का नाम लिया, हमने शामिल किया गया। और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, दूसरा क्या है, नए राज्य के गठन करने की शक्ति। जब हम लोगों ने दादर नागर हवेली पुदुचेरी सिक्किम, इसके अलावा गोवा दमन द्वीप, ये सभी राज्यों को हमने क्या किया, अधिग्रहित किया, शामिल किया, जो हमारे हिस्सा नहीं थे। हम लोगों ने क्या किया फिर, और नए राज्य बनाए, जिसका एग्जाम्पल ताजा एग्जाम्पल ले सकते हैं। झारखंड का मैं नाम लिया मैंने, छत्तीसगढ़ का नाम लिया मैंने, उत्तराखंड का नाम लिया, तो क्या हुआ, नए राज्यों का गठन हुआ पुराने राज्यों से बंटवारा करके। तो ये जो शक्तियां दो हैं वो किसके पास है, संसद के पास है, संघ के पास है। पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर के है जो पहले से अस्तित्व में हैं। ऑलरेडी गोवा दमन द्वीप अपने आप में एक अलग अलग भूभाग थे, अलग अलग क्षेत्र थे, उनको क्या किया गया कि हमें शामिल कर लिया हम लोगों ने। दूसरी बात, दूसरी शक्ति नए राज्यों को अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर के है। जैसे पहले बिहार था तो बिहार से झारखंड बना तो एक नए राज्य का निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना तो नए राज्य का, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग से राज्य नहीं था, वो मध्य प्रदेश था, लेकिन प्रशासनिक समस्याएं आती थी लोगों को, इसीलिए उन्होंने मांग किया कि हमें एक अलग राज्य चाहिए ताकि प्रशासनिक कार्य जो है उसमें सुविधा हो, जनता को सुविधाएं प्राप्त हो, इसलिए नए राज्य का निर्माण किया गया। तो दो शक्तियां मिलती हैं, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों को भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उसको प्रवेश या गठन से संबंधित है। जो भारत के हिस्से नहीं है उनके या प्रवेश करा सकते हैं, शामिल करा सकते हैं, या उनका गठन करा सकते हैं। ये शक्ति संघ के पास है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 4 तक हम लोग को देखना है, उसमें अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित से है, मतलब नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, जो राज्य ऑलरेडी हैं उनमें परिवर्तन। नए राज्य जो राज्य है वर्तमान में राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है, यही दो बातें निकल करके अनुच्छेद 3 में आती हैं। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, जिसको हम लोग परिसीमन बोलते हैं। ये कहता है पुनर्सीमन यानी कि परिसीमन, परिसीमन या पुनर्सीमन इसी को बोलते हैं। सीमन की व्यवस्था करता है, राज्यों को सीमाओं को कम अधिक कर सकता है। यह शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। तो ये किस में बात कही गई है, पुनर्सीमन की, यानी कि वर्तमान जो राज्यों के निर्माण हुए हैं, वर्तमान राज्यों का जो परिवर्तन किया जा रहा है, ये अनुच्छेद 3 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में क्या चर्चा की गई है कि संसद अपने नियम से नए राज्यों के भारत में शामिल कर सकता है और नए राज्यों की गठन भी कर सकता है। ये शक्ति संघ के पास है, ये शक्ति केंद्र के पास है। अनुच्छेद 3 में ही हमें यह बात मिलता है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, जो राज्य ऑलरेडी हैं के पुनर्गठन संबंधी संघ या संसद की शक्ति, संसद के पास शक्ति है।
तो कैसे होगा पुनर्गठन? राज्य तो ऑलरेडी स्टेब्लिश है, तो राज्य का पुनर्गठन कैसे होता है? तो ये जो ये बात कही गई है अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है, संसद के पास शक्ति है, अथॉरिटी है कि पहला कि किसी राज्य में, अगर हम पहला देखें इसका, तो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसे एक राज्य है जो स्टेट है, इधर भी एक स्टेट है, इधर भी एक स्टेट है और इधर भी एक स्टेट है, ये 4 राज्य हैं। अब 4 राज्य हैं, इसके बाहर भी स्टेट है, राज्य है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो चाहे तो इसलिए कर सकती है कि ये, क्योंकि ये ज्वाइंट पार्ट है, यहाँ पे कल्चर प्रशासन मिक्स कर रहा है, यहाँ पे कल्चर प्रशासन मिक्स कर रहा है। और ये जो क्षेत्र भूभाग है, यहाँ के सांस्कृतिक और भाषा संबंधी और राजनीतिक गतिविधियों में प्रशासनिक समस्याएं आ रही हैं यहाँ के बाउंड्री लाइन एरिया के लोगों को, तो संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो इनको कर करके एक 5वां राज्य बना सकती है। 4 राज्य थे, इस पे एक 5वां राज्य का गठन कर दिया गया। ये मिक्सचर कल्चर वाले थे, इनका एक हो गया, या ये बाउंड्री लाइन थे, यहाँ कल्चर अलग था, एक हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि अब ये 5वां राज्य होगा। तो ये शक्ति है कि 2 राज्यों के या 2 से अधिक राज्यों को, उनके भूभागों को मिला करके एक नए अलग राज्य का भी निर्माण संसद कर सकती है। दूसरा, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। अगर यही भूभाग है, इसे लगता है कि हमें इसके राज्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, तो ये क्या करेगी, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है कि इसके राज्य क्षेत्र हम यहां तक कर दे रहे हैं, ये राज्य क्षेत्र इसका यहां तक हो गया। तो ये बढ़ाने की शक्ति भी इसके पास है किसी राज्य को, या किसी राज्य को घटा सकती है। सीधी सी बात है, ये राज्य अगर बड़ा है तो हुआ कि ये राज्य बहुत बड़ा है, प्रशासनिक कार्य करने में दिक्कत हो रही है, तो हमें क्या कर सकते हैं कि ये जो भूभाग है, ये जो बाउंड्री एरिया है, इसे थोड़ा सा बढ़ा दिए चलिए यहां से, तो राज्य कम भी हो गया, ये राज्य कम हो गया। तो इस प्रकार से ये शक्ति भी इसके पास है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, परिसीमन जिसको बोलते हैं, कि ये जो है अब सीमाएं इसको जो है कर सकती है कि ये सीमाएं यहां तक होंगी, ये सीमाएं यहां तक होंगी। सीमाओं में भी उसको जो बाउंड्री लाइन है उसमें भी आगे पीछे कर सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, कि जो राज्य है उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदला जा सकता है। जैसे कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके नाम बदले गए हैं, तो ऐसा कार्य संसद कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। एक, ये जो परिवर्तन है इससे संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, कि राष्ट्रपति से पहले मंजूरी ले लें तो संसद में पेश करें कि हमें राज्यों के नाम बदलने हैं या राज्यों का परिसीमन करना है। और दूसरा, संस्तुति से पूर्व, यानी से पूर्व राष्ट्रपति या अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। अगर ये भेजा गया विधानमंडल को, राज्य के विधानमंडल को, जिसको हम लोग विधानमंडल के अंतर्गत 2 चीजें आती है देख लेंगे। विधानमंडल की हम बात करते हैं तो आप क्लियर होकर चलेंगे। विधानमंडल के अंतर्गत एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। होते हैं राज्य के पास विधानमंडल होते हैं जिसमें विधानसभा विधान परिषद होते हैं। विधान परिषद आवश्यक भाग नहीं है राज्य का, चाहे तो कोई राज्य विधान परिषद रख सकता है या नहीं रख सकता है, विधानसभा होगा। जैसे हमारे यहां संसद की बात करते हैं, संसद में हमारे पास 2 सदन है। संसद में आप दोनों अनिवार्य सदन है संसद में,
एक कौन है? राज्यसभा, जिसे बड़ी सभा मानी जाती है, और दूसरी है लोकसभा। इसमें संसद में बात आती है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। तो इस प्रकार से विधान राज्य में आते हैं तब विधान, लेकिन यहां आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां से, जैसे हम विधान परिषद ऐच्छिक है, राज्य चाहे तो रख ले चाहे ना रखे, लेकिन राज्यसभा ऐच्छिक नहीं है, राज्यसभा अनिवार्य है। राज्यसभा लोकसभा दोनों होंगे ही। तो ये जो है, इसके पास, केंद्र के पास शक्ति है कि वह राज्यों का परिसीमन कर सकता है, लेकिन संसद उसे पूर्व मंजूरी के लिए इसमें परिवर्तन करने के लिए कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद भी संसद में पेश किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र में से जैसे अगर हमारा कोई राज्य है तो और हमें हर नए राज्य का निर्माण करना है, तो संसद नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर एक नए राज्य संघ क्षेत्र का निर्माण कर सकती है, जिसका मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताया था। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उनसे राय ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य अगर राय न दें तो नए राज्य का निर्माण न हो। जैसे जब झारखंड का निर्माण की बात चल रही थी, तो बिहार के शासक उस समय नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग राज्य बने, और झारखंड के जो आंदोलनकारी थे, यानी कि दक्षिणी बिहार के जो आंदोलनकारी थे, वो चाहते थे कि अलग राज्य बने। जैसे शिबू सोरेन और इनके जो मित्रगण थे, वो चाहते थे कि अलग राज्य बने, लेकिन लालू जी नहीं चाहते थे कि अलग राज्य बने। लालू जी के एक कथन था, झारखंड, उसमें बनांचल बोला जाता था, बनांचल या झारखंड मेरे लाश पे बनेगा। अभी दोनों हैं, शिबू सोरेन जी भी हैं और लालू जी भी हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं है। तो इसके लिए राज्य से सिर्फ उसका मत जाना जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं है कि राज्य विधानमंडल का जो मत है उसे हम माने, क्योंकि राज्य के जो शासक होता है वो कभी नहीं चाहता कि मेरा राज्य छोटा हो जाए, क्योंकि उसके पास जो संसाधन है वो ज्यादा है, और चाहता है कि उन संसाधनों पर कब्जा जो है वो हमारा रहे। और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है विधानमंडल, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ जानना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं, संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। ये संसद के पास क्षमता है, पावर है, शक्ति है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करके नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि सूचना राज्यों को दी जाती है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि राज्य संघ के बीच जो अच्छे संबंध होते हैं वो बने रह जाते हैं। बाकी अगर राज्य नहीं भी चाहे कि हमसे कोई नया राज्य हमसे अलग हो, बने, तो भी सरकार बना लेती है, केंद्र बना लेती है, संघ बना लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण भी कर सकती है कि भारत का जो मानचित्र है उसके हम बाउंड्री लाइन को कहां तक विस्तारित कर सकते हैं। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाजित संघ। भारत को कहा जाता है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। राज्य अलग अलग हैं, राज्य के पास अपनी शक्तियां भी हैं, लेकिन राज्य
कि किस क्षेत्र को, भूभाग को छोटा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, नए राज्य बना दिया जाए, नया नामकरण कर दिया जाए, यह राज्य के अधीन नहीं है, यह संघ के अधीन है। संघ को ये शक्ति है। तो ये बहुत शानदार संविधान हमारा बना हुआ है, जिसमें कि आप संघ की शक्ति राज्य की शक्ति से कहीं ज्यादा है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। कैसे कर पाएगी? दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है कि हम आपके मर्जी के बगैर आपके राज्य के भूभाग को, नाम को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि क्या है? क्योंकि अमेरिका जो है वह राज्यों का समूह है और भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का समूह कौन है? अमेरिका। और राज्यों का संघ भारत। इसके राज्य कभी भारत से अलग नहीं हो सकते, लेकिन इसके राज्य चाहे तो अलग हो सकते हैं। तो ये राज्य, इसीलिए अमेरिका के अंतर्गत जो राज्य हैं उनके सीमा का निर्धारण, उसके नाम में परिवर्तन, उसके भूभाग को कम अधिक करना, ये क्षमता अमेरिका के पास नहीं है। इसलिए राज्यों का समूह और राज्यों के संघ में ये अंतर है, जो हम लोगों ने आज शुरुआत क्लास में पढ़ा था। अमेरिका संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अब हम लोग अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 संविधान के अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसके अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 368 के साथ संशोधित नहीं माना जाएगा। क्या कहा गया इसमें? कि यह स्वयं घोषणा करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो होगा वह राज्य अपने से नहीं कर पाएंगे और वो अनुच्छेद 3 के अनुसार वह संघ के द्वारा होगा। अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन करने की बात कही गई है वह नहीं किया जा सकता, अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा के मत चाहिए। तो क्या संसद को अधिकार भी है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्षेत्रीय क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? ये नहीं है। यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने आया था सन 1960 में। 1960 में आया था कि ठीक है, केंद्र जो है या संसद जो है वह अपने राज्य पे उसका पूरा अधिकार है, उसकी सीमा कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, राज्यों का नया निर्माण कर सकती है, दूसरे 4 राज्यों का अधिग्रहण कर सकती है। तो क्या ये बात है कि वह जो है क्षेत्र किसी को दे दे? जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए इसके बारे में पूछा गया था, तो केंद्र सरकार का निर्णय के लिए बेरूबारी संघ यानी पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, इसने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दे दिया था, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया, उनसे रिप्रेस से पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने
और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों के अन्य देशों को देने की नहीं है। वो सीमा समाप्त नहीं कर सकती, न अन्य क्षेत्रों को दे सकती है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सुझाव में दिया। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। जो 368 जो हमारा एक्ट है, अधिनियम है, अनुच्छेद 368 जो है, हम उसी में केवल संशोधन करके कर सकते हैं। इस तरह 9वें संविधान संशोधन 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि ये बातें कोर्ट ने कही थी। दूसरी तरफ, क्योंकि ये संविधान संशोधन कर कैसा किया गया था 1960 में, दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। आप जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह इसके लिए आपको भारत या अन्य देश के बीच के सीमा का निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को विदेश से सौंपने की शामिल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को हम लोग देखते हैं, तो इसको कहा जाता है कि 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस सीमा को लेकर के कुछ थे कि सीमाएं ठीक कर ली जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया था सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा लगभग 6 किलोमीटर 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था इसमें। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन के अगर पृष्ठभूमि के लिए देखें तो इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसमें कुछ बातें निकल करके आती हैं। पहला ये निकल करके आता है कि भारत और बांग्लादेश का लगभग 4,096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीन की सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, अब बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेड क्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरूबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान 9वां संशोधन 1960 जो पारित किया गया, लगातार विवाद तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सकता। भूतपूर्व, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, उसमें पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, जो वर्तमान बांग्लादेश है, इसके भूभाग को लेकर किया गया था। इसके बाद 16 मई 1974 को 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ, ताकि इस जटिल मुद्दे का हल किया जा सके। इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह जमीन के हस्तांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी,
जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीन या जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंतर क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे का हल करने का प्रयास किया गया, जो कि विवाद पुराना था और इसका समाधान हुआ 6 सितंबर 2011 को। एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत करके इसको प्रयास किया गया कि समाधान हो जाए, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का जो अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया था। इसमें इन राज्यों की भी सहमति ली गई थी।